ये मौशी तरक्की के लिए डिजिटल इकोनॉमी कितनी अहमियत की हामिल है? बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी वजह से जब डिजिटल इकोनॉमी पे ट्रांजैक्शंस होती हैं और हमारी इकोनॉमी जब डिजिटल में मूव करती है तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये होता है कि डॉक्यूमेंटेशन की तरफ हम जाते हैं। जिस तरह हमें पता है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू जो है वो है कि टैक्स कलेक्शन कम है। हमारी इकोनॉमी वाइट इकोनॉमी में कम है, ब्लैक इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है, अनडॉक्यूमेंटेड ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो डिजिटल में सारा इकोनॉमी वाइट पे चली जाती है, तो डॉक्यूमेंट हो जाती है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि इसमें ट्रांजैक्शन लॉसेस बड़े कम होते हैं, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तीसरा जब ये है कि जब आपके पास डेटा होता है कि लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, कहाँ स्पेंडिंग कर रहे हैं, किसके पास कहाँ पैसे है, उससे आपको इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में बड़ा फ़ायदा होता है। चाइना ने खासतौर पे इसका बड़ा फ़ायदा उठाया है और उसकी वजह से अपने इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में वो डेटा का बड़ा यूज़ किया है। तीसरा जो है, जब आप डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जाते हो तो आपको लोगों को जो बेनिफिट्स देने हैं वो भी आप डायरेक्टली दे सकते हो। आपको पता है कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है और आपने जो बेनिफिट्स डायरेक्टली आप लोगों को दे सकते हो विदाउट इन्वॉल्विंग मिडलमैन। तो डिजिटल इकोनॉमी की वजह से करप्शन कम होती है, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आती है, एफिशिएंसी ज़्यादा आती है और ओवरऑल इकोनॉमिक मैनेजमेंट किसी कंट्री की काफ़ी बेहतर इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, अल्ताफ, इसमें एक चीज़ आम बोली है, वो जीएसटी की वसूल करने के लिए एक ऐसी एजेंसी बनाने पर जोर दिया है जो ये तमाम तर काम कर सके। तो आपको लगता है कि एक ऐसी एजेंसी बनाना मुमकिन होगी या कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है इस तमाम तर मामले पर? जी, बिल्कुल मुमकिन होगी। और पाकिस्तान में पिछले 10 सालों में डिजिटलाइजेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स हुए हैं। हमारा इंटरनेट 4G पे हम मूव किया, इंटरनेट में मोबाइल फ़ोन पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, हर बंदे के पास आज स्मार्टफ़ोन्स है, स्मार्टफ़ोन की प्राइसेस कम हुई, टेलीकॉम की कंपनियाँ आई तो उसमें कॉम्पिटिशन की वजह से प्राइस डेटा की जो प्राइस है वो बहुत कम हो गई, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स इंक्रीज़ हो गई। फिर नादरा का कार्ड जो है वो एक ऐसा मॉडल है जिसके पास सब लोगों के पास आईडी कार्ड से आइडेंटिफिकेशन लिंक्ड हो सकती है। तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स है फॉर मेकिंग सच ए एंटिटी, दे आर ऑलरेडी देयर। सैटेलाइट का डेटा भी हमारे पास है। तो अगर इन सारी की सारी चीज़ों को एक तरफ एक जगह पे इकट्ठा किया जाए और सारे टूल्स को, टेक्नोलॉजी के टूल्स जो इस वक्त हमारे पास मुयस्सर है, उसको हम यूज़ केयर करें तो डेफिनेटली वी कैन इम्प्रूव आवर टैक्स कलेक्शन। और हमने देखा कि पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बोला था कि ये उनके टॉप प्रायोरिटी है टू मूव टुवर्ड्स digital collection of taxes. So I think this is certainly our way towards the right direction. अली साहब, आलमी बैंक का एक मुतालबा ये भी है कि बिल्डर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इन तमाम तर के दरमियान जो तफरीक है वो ख़त्म होनी चाहिए। ये तफरीक क्या है, किस तरीके से नुकसानदेह साबित हो रही है? जी, सबसे एक तो मुझे डिटेल्स का तो मुझे इतना वो नहीं है मुझे इंफॉर्मेशन, मगर जो ब्रॉडली जो मेन चीज़ है कि ये सारा इश्यूज FATF के टाइम पे भी रेज हुए थे कि हमारे पाकिस्तान में काफ़ी सेक्टर्स ऐसे हैं जो फॉर्मल इकोनॉमी के बाहर है, जहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं है, जहाँ पे डेटा नहीं है, जहाँ पे टैक्स कलेक्शन नहीं है। इसी की वजह से करप्शन भी ज़्यादा है और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है टैक्स कलेक्शन कम है। तो जो IMF भी ये कह रहे हैं और बाकी गवर्नमेंट की पॉलिसी भी यही है कि यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कुछ सेक्टर्स के ऊपर तो आप डॉक्यूमेंटेशन करें और बाकी सेक्टर्स को आप खुला छोड़ दें, क्योंकि अगर इस तरह होगा तो फिर आप कुछ सेक्टर जो टैक्स कलेक्ट जहाँ से टैक्स कलेक्शन आ रही है उनको आप पीनलाइज कर रहे हैं और जो लोग डॉक्यूमेंटेशन के बाहर है उनको आप बिल्कुल खुला छोड़ रहे हैं। तो दैट इज, आई थिंक दैट्स व्हाट दे आर रेफरिंग टू, दैट दे शुड बी हार्मोनाइज्ड फ्रेमवर्क एंड इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो अली साहब, आप समझते हैं कि जो एमनेस्टी स्कीम बार बार लाई जाती थी, अब उसके लिए जो है वो दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि बार बार सब्सिडीज़ भी दी जाती हैं, एमनेस्टी स्कीम्स भी लाई जाती हैं। आप क्या समझते हैं इस हवाले से? जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि IMF ने और FATF की वजह से भी एक एमनेस्टी स्कीम्स को डिस्करेज किया गया है। मगर मेरे ख्याल में एमनेस्टी जो है वो अगर गवर्नमेंट एमनेस्टी इसलिए दे टू इनकरेज पीपल टू कम विद इन द टैक्स फोल्ड और कम टूवर्ड्स डिजिटल इकोनॉमी, तो फिर इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसका फायदा ही है क्योंकि आप लोगों को वन टाइम एक ऑफर दे रहे हैं कि कम आप उसकी वजह से कम इनटू द फॉर्मल इकोनॉमी, कम इनटू द डिजिटल इकोनॉमी। So one of measures for amnesty have always helped Pakistan, and I'm sure कि अगर पाकिस्तान IMF से बात करेगा तो बिल्कुल दुरुस्त है कि IMF उस पर एग्री नहीं करता, मगर I'm sure that if we can show that credibly हम उस चीज़ को वन ऑफ ही रखेंगे और उसका फायदा इकोनॉमी को होगा तो वो भी इसकी एग्जेम्पशन दे सकते हैं।
एक चीज़ और इसमें अहम मेंशन है, वो ये है कि क्या आप समझते हैं कि जो बार बार सब्सिडी दी जाती है पावर सेक्टर को, तो आईपीपीएस से मुताल्लिक भी कहा गया है, तो आप क्या समझते हैं, क्या जो सब्सिडी देने का मामला है उसको अब ख़त्म किया जाएगा, जो बोझ है वह आवाम पर मज़ीद बढ़ेगा? जी, ये एक ऐसा सवाल है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी से साथ बड़े ही दहाइयों से रहा है कि हमने कई सेक्टर्स को सब्सिडी दी, पावर को दी, ऑटोज़ को दी, कि ये इन इंडस्ट्रीज़ को हम सब्सिडी देंगे तो ये इंडस्ट्री मजबूत होंगी, और जब मजबूत हो जाएंगी तो उसके बाद इनका फ़ायदा आवाम को होगा। मगर हमने देखा है कि उस सब्सिडीज़ का फ़ायदा आवाम को भी नहीं हुआ, और ना ही उस सब्सिडीज़ का फ़ायदा उन कंपनीज़ को हुआ, क्योंकि वो कभी भी अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकी, वो हमेशा से ही सब्सिडीज़ पे ही डिपेंडेंट रही। तो आईएमएफ का ये पॉइंट दुरुस्त है कि सब्सिडीज़ की वजह से ज़्यादातर हमने ये देखा है माज़ी में कि उससे डिस्टॉर्शन क्रिएट हुई है, और कंपनीज़ ने उसका फ़ायदा नहीं उठा सकी, जबकि वो शॉर्ट टर्म भी नहीं रही। हुआ ये कि उन सब्सिडीज़ का फ़ायदा उठाकर वो उन कंपनी ने लॉबी किया कि उन सब्सिडीज़ को कभी ख़त्म ही ना किया जाए। तो ये एक अच्छा वक़्त है इस वक़्त हमारी इकोनॉमी के लिए, जब हम रिफ़ॉर्म्स कर रहे हैं, तो सब्सिडीज़ को ख़त्म किया जाए और मार्केट प्लेइंग फ़ील्ड दी जाए सबको, कि आप कम्पीट करो, जो अच्छी कंपनीज़ होंगी वो तरक्की करेंगी, अगर नहीं अच्छी होंगी तो वो फ़ेल कर जाएँगी। अच्छा अलसब, इसमें एक आम चीज़ ये है कि इससे पहले भी हमारे नुमाइंदे ने ताजिर दोस्त स्कीम से मुताल्लिक एक ताजिर से बात की। उसने कहा कि जिस तरीके से इकदाम किए जा रहे हैं तो वो बहुत मुश्किल है। अगर ये ताजिर दोस्त स्कीम है तो उसे ताजिर दोस्त स्कीम होना चाहिए। तो मज़ीद क्या सेंक्शंस लगने वाली हैं ताजरों के ऊपर, ये सख्त फ़ैसले होने वाले हैं? आप क्या समझते हैं, क्या वज़ीर आज़म की जानिब से कहा कि 2 साल अभी हमारे लिए मज़ीद मुश्किल हैं, तो क्या सिर्फ 2 साल का सफ़र है या 10 साल का सफ़र है? जी, ये आपने पॉइंट अच्छा दुरुस्त रेज़ किया कि ताजिर प्रो ताजिर पॉलिसी है, ये ताजिर दोस्त है या कि नहीं है। मेरे ख्याल में इस वक़्त जो है हमें पाकिस्तान दोस्ती की ज़रूरत है। ये हमें इस चीज़ से निकलना पड़ेगा कि ये ताजिर दोस्त है, कि बिज़नेसमैन दोस्त है। ये मुश्किल का हमारी इकोनॉमी में बड़ा मुश्किल वक़्त है, पूरी इकोनॉमी डिफ़ॉल्ट करने वाली थी। हम एक डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन से निकल के आए हैं, और वहाँ से हम स्टेबलाइज़ कर रहे हैं इकोनॉमी को। इस वक़्त ज़रूरी यही है, और आईएमएफ भी यही कह रहा है कि आप जो पॉलिसीज़ बनाएँ वो पाकिस्तान दोस्त हो, ना ही किसी एक तबके को बेनिफिट दे। वरना क्योंकि होता ये है कि ताजिर कहते हैं कि ताजिर दोस्त दो, पावर सेक्टर वाले कहते हैं पावर सेक्टर दोस्त दो, ऑटो सेक्टर कहते हैं कि ऑटो सेक्टर दोस्त हो। तो इससे इन सारी पॉलिसीज़ से इन दोस्तों को तो फ़ायदा हो गया, मगर मुल्क को नुकसान होता रहा, और आज से कुछ ही अरसे पहले हम डिफ़ॉल्ट सिचुएशन में थे। तो इस वक़्त ज़रूरत है कि हम पाकिस्तान दोस्त पॉलिसीज़ बनाएँ, और अगर वो मुश्किल ज़रूर होंगी, और उसपे हर सेक्टर को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, मगर उन सब से लॉन्ग टर्म में हम सारे सबकी भलाई है, क्योंकि हमने ये देख लिया है, और हमने कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो आपको भी नुकसान है, मुझे भी नुकसान है, ताजरों को भी नुकसान है, और अवाम को भी नुकसान है। तो मुल्क पहले आता है और हमारे अपने इंटरेस्ट बाद में आते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।